तो हम लोग देख रहे थे यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज देख रहे थे ध्येय आईएएस का, और ये टेस्ट नंबर 12 था। ठीक है, टेस्ट नंबर 12 का जो है ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जो है वीडियो पड़ा हुआ है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट 12 का ये सेकेंड पार्ट है। इसका 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं सुमेलित है, इसको हमको बताना है कौन नहीं सुमेलित है। तो कंबोज जो है महाजनपद है और आधुनिक स्थिति है, तो उसमें कंबोज जो महाजनपद था वो उज्जैनी वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो ये गलत है। तो कंबोज जो है ये महाजनपद जो है जो प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में अवस्थित था, जो आज का अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान कुछ उसी में कुछ भागों में ये मेल खाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में नहीं है। ठीक है, ये गलत है। वत्स वत्स जो है कौशाम्बी और इलाहाबाद के पास का जो क्षेत्र है, कुछ इलाहाबाद का और अधिकतम कौशाम्बी का जो भाग है वो वत्स का क्षेत्र था। उसी तरीके से जो अंग है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है, ये भी बात सही है। तो केवल पहला इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर केवल एक होगा। ठीक है, यही नहीं सही सुमेलित है, बाकी दो सुमेलित था, दो तीन सुमेलित हैं इसमें। सुमेलित नहीं है पूछा था, इसलिए केवल एक ही क्वेश्चन उसका पहला वाला भाग सही है। अगला क्वेश्चन है एआई के बारे में, है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आरएजी को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्या है भाई। तो पहला है बड़े भाषा मॉडलों एलएलएम्स को केवल स्वामित्व वाले डेटा डेटा सेट पर प्रशिक्षित करने की तकनीक है। दूसरा है एक विधि जिसमें जनरेटिव एआई को एक रिट्रीवल प्रणाली या रिट्रीवल सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, जो बाह्य ज्ञान आधारों से प्रश्न करके सटीक और संदर्भ आधारित उत्तर देते हैं। तो ये जनरेटिव जो आरएजी है, जनरेटिव रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो है, इसका बी वाला जो भाग है यही सही दिया है। तो यह एक विधि जिसमें जनरेटिव एआई को एक रिट्रीवल प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है, जो बाह्य ज्ञान आधारों से प्रश्न करके सटीक और संदर्भित आधारित उत्तर देती है। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं एआई से कि जैसे कि मुगलों ने किस प्रकार भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित किया था, अगर ये पूछते हैं तो इसमें एक जो जनरेटिव एआई है वो आरएजी जो रिट्रीवल प्रणाली है के साथ जोड़ता है इसको, जो कि क्या करता है अन्य जो वेबसाइट हैं, सारे वेबसाइट जैसे यूट्यूब, फेसबुक और अन्य जो वेबसाइट हैं उससे ज्ञान को कलेक्ट करता है। किसके संदर्भ में, तो मुगलों ने भारत पर किस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाया था, उसके लिए खोजेगा, जो जो मैच करेगा आपके सामने वो उत्तर प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, तो बी उत्तर इसका सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पादों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समुच्चय सही है। कौन सा युग्म का जो समुच्चय है वो सही है, ये बात हमको बतानी है। तो आगरा का पीतल हस्तशिल्प, तो आगरा का नहीं मुरादाबाद का पीतल हस्तशिल्प है। ठीक है, मुरादाबाद का है, तो पहला ही गलत हो गया। अगला आगरा चमड़े के जूते, तो ठीक है चमड़े के जूते आगरा में होते हैं। मुरादाबाद में पीतल धातु हस्तशिल्प है, तो ये बात सही है, बी बी वाला इसमें सही लग रहा है। ठीक है, बाकी आगरा में चिकनकारी दिया, चिकनकारी लखनऊ का है। मुरादाबाद में कालीन की बुनाई है, तो कालीन की बुनाई भदोही में है। ठीक है, संत कबीर नगर भदोही। आगरा में बनारसी रेशम नहीं, बनारसी रेशम बनारसी बनारस में ही है। मुरादाबाद में जरदोजी बरेली में है, बरेली में जरदोजी है। मुरादाबाद में क्या है भैया। ठीक है, तो बी वाला है उत्तर ही इसका सत्य है। ठीक है, बी वाला ही सही है, बाकी सब सही नहीं दिया है। ठीक है, बी उत्तर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कथन आर है। हर जगह ए छाप दिया है, ए आर है। अभिकथन है कि हाल ही के दशकों में विश्व भर में प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं अधिक बारंबार और गंभीर हो गई हैं। इसका कारण है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ने से समुद्र सतह का तापमान जो है बढ़ रहा है, जिससे जो पॉलिप्स को उनके उनकी सहजीवी शैवाल जो जू जंतले है निष्कासित करने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे विरंजन और संभवतः प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो दूसरा कथन भी सही है इसमें, पहला से दोनों कथन सही है, और जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो डी उत्तर इसका सत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रवाल विरंजन क्या होता है? तो प्रवाल जो है दो लोगों से मिल के बना होता है, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है शैवाल। तो पॉलिप जो होता है वो क्या करता है, रहने का प्लेस देता है किसको? शैवाल को। और शैवाल क्या करता है? शैवाल जानते होंगे आप कि शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। तो वो भोजन की आपूर्ति जो है जूं जंतुओं को या पॉलिप को करता है। ठीक है, पॉलिप को या जूं जंतुले को वो भोजन प्रोवाइड करता है शैवाल। और पॉलिप क्या करता है? तो पॉलिप जो है शैवाल को रहने की जगह देता है, और जो कलर आता है वो शैवाल से ही आता है। तो जैसे तापमान अधिक बढ़ जाता है किसी भी समुद्र की सतह का, तो क्या करता है, जो जू जंतले होता है, पॉलिप होता है, वो क्या करता है, अपने आप को ताप से बचाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस होता है कि शैवाल जो है वहाँ से निकल जाता है, शैवाल का जो रंग है, कलर है, उड़ जाता है और वो सफ़ेद हो जाता है। उसी को हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, कि जो प्रवालों का कलर गायब हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो डी उत्तर सही है। अगला है बाब अल मंदाब जो जल डमरू है किन दो जल राशियों को जोड़ता है? तो बाब अल मंदाब जो है किनको जोड़ता है भाई? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, यानी बी उत्तर इसका सही है। ये फारस की खाड़ी और ओमान नहीं है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन भी नहीं है इसमें, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है। तो ये इसका बी वाला ही उत्तर सही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5G तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 5G के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पहला 5G केवल मिलीमीटर वेव वेव स्पेक्ट्रम पर काम करता है। तो क्या ये बात सही है? तो 5G जो है वेव पे काम नहीं करता, बल्कि बेहतर कवरेज के लिए सब 6 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। सब 6 गीगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज बैंड पर भी काम करता है। और नेटवर्क स्लाइसिंग जो है ये जो है दिया है कि 5G ने नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए प्रत्येक उपयोग मॉडल हेतु अलग भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता होती है। तो ये भी गलत दिया हुआ है, अलग भौतिक संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। नेटवर्क जो स्लाइसिंग एक आभासी अवधारणा है, और जो इसके लिए जो है अलग भौतिक अवसंरचना की नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तीसरा है भारत की संपूर्ण 5G तैनाती ओपन RAN जो है ओपन रैन आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो तीनों ही कथन इसमें गलत दिया है, इसे डी उत्तर सही है, सभी कथन गलत है इसमें। ठीक है, तो 5G के बारे में जो दिया था तीनों कथन गलत दिया है। ठीक है, अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए है और कारण आर है। तो अभिकथन कह रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शुद्ध संघीय प्योरली फेडरल प्रणाली के बजाय एक अर्ध संघीय क्वासी फेडरल व्यवस्था का अनुसरण करता है। तो ये बात सत्य है कि उसी का अनुसरण करता है। कारण है कि भारत में यूएसए के विपरीत संघ जो यूनियन एक तरफा रूप से राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, एकल नागरिकता है, और राज्यसभा में राज्य सूची का समान प्रतिनिधित्व जो है, या राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो दो कथन और कारण दोनों सही है।
और उसकी आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसीलिए क्वासी फेडरल है भारत संघ। भारत का जो संघ है वो अर्ध संघीय है, ठीक है, शुद्ध संघ, प्योरली फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। तो कारण समझ में आया कि क्यों क्यों क्वासी फेडरल है। तो यूएसए में क्या है कि जो यूएसए का जो केंद्र है वो राज्यों की सीमाएं नहीं बदल सकता है। वहाँ पे डुअल नागरिकता है, एक तो यूएसए की नागरिकता है, दूसरा जिस स्टेट में कोई रहता है उस स्टेट की भी नागरिकता है। और राज्यसभा में वहाँ पे जो अपर हाउस है वहाँ पे राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, मगर भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, एकल नागरिकता है। इसी वजह से क्वासी फेडरल कहलाता है। तो डी उत्तर इसका सही है, दोनों कथन सही है और आर एक सही व्याख्या कर रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में प्रमुखता से प्रतिपादित किया था। तो ये कह रहा है कि संवैधानिक नैतिकता की जो अवधारणा है उसको किस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है प्रतिपादित किया था। तो एडीएम जबलपुर मामला, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ की धारा 377 का मामला, केशवानंद भारती मामला या गोलकनाथ मामला। तो ये नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला जो जो धारा 377 से संबंधित था, उसके अंदर 2018 में यह निर्णय आया था। और इसमें जो है संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को प्रमुखता से प्रतिपादित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि जब संवैधानिक नैतिकता और लोकप्रिय नैतिकता में द्वंद्व होता है तो संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अगला है, नीले कार्बन या ब्लू कार्बन की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ब्लू कार्बन की सही परिभाषा क्या है, इसको हमको बतानी है, ठीक है। तो वायुमंडल में CO2 के रूप में संचित कार्बन जो है ये ब्लू कार्बन नहीं होता। मैंग्रोव समुद्री घासों और लवण दलदलों जैसे समुद्री तट और तटीय परिस्थितियों के तंत्रों द्वारा अवशोषित और संचित जो कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो सही लग रहा है कि इसको ब्लू कार्बन कहते हैं। सी वाला दिया है कि स्वैच्छिक कार्बन बाजारों में कारोबार किए जाने वाले क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट है उसको, तो इसको नहीं कहते। गहरे समुद्र के तापीय झरोखों से निकलने वाला कार्बन, तो ये भी नहीं है इसमें। बी वाला उत्तर जो है सही लग रहा है इसका, तो बी उत्तर ही सत्य है। अगला है कि भारतीय संविधान संशोधन को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है मूल कर्तव्यों का समावेशन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। मतदान की आयु 18 वर्ष तक घटाना का जो मामला आया था वो था 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 89 में लागू हो गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992। सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता मिली थी 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में, ठीक है। तो क्रम में ही दिया है, तो 1 2 3 4 ही सत्य है इसका, तो ये वाला सही है इसमें। तो ये जो जितने भी ये 4 हमने आपको बताया है संशोधन, इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है, इसको चारों को अलग अलग क्वेश्चन में फॉर्म में पूछा गया है इसको, तो इस चारों को याद रखिएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का प्रशासन और कौन सा मंत्रालय देखता है। तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो ISM है उसका प्रशासन कौन सा मंत्रालय जो है देखता है। तो माइटी देखता है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये उत्तर इसका सही है, ठीक है। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर जो मिशन है इसका प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी देखता है। और ये जो था दिसंबर 2021 में भारत में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, कौन सा सही है पूछ रहा है। पहला, मनसबदारी प्रणाली मुगलों के अधीन सैन्य पदमूल्य और नागरिक प्रशासनिक संरचना दोनों थी। तो मनसबदारी प्रणाली जो थी सैन्य पद श्रेणी और नागरिक प्रशासन संरचना दोनों थी, ठीक है। तो ये सही है। तो मनसबदारी में जो व्यवस्था थी ये मुगलों के लिए वो सैन्य व्यवस्था भी प्रोवाइड कराते थे और साथ साथ में नागरिक प्रशासनिक संरचना भी वो स्थापित करते थे कि नागरिकों पर भी प्रशासन करते थे।
तो दोनों तरह का कार्य मनसबदार करते थे। दूसरा है जब्ती प्रणाली में फसल क्षेत्र की माप करके औसत उत्पाद के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो जब्ती प्रणाली में ऐसा ही किया जाता था, ये बात सही है। तीसरा है अकबर के शासन शासन में तो अकबर के शासन में जो राजस्व मंत्री टोडरमल ने जब्ती प्रणाली को परिपूर्ण बनाया था। तो ये बात भी सही है, तो तीनों ही कथन इसमें सत्य दिए हुए हैं, डी उत्तर सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो बिहार के साथ जो पूर्वी सीमा है कौन सी रिवर बनाती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सरयू नदी है, सोन नदी है, राप्ती नदी है, कर्मनाशा नदी है। कौन सी नदी बनाती है? तो सरयू नदी, ए है घाघरा नदी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, तो घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच पूर्वी सीमा का ये निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा का हिस्सा बनाती है। छपरा के पास गंगा में ये मिलती है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। ये उत्तर सही है, सोन नदी नहीं है। राप्ती नदी तो गोरखपुर के आसपास बहती है, कर्मनाशा भी नहीं है, ठीक है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस जो है का विनियमन कौन सा प्राधिकरण करता है? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का जो विनियमन है वो पीएफआरडीए करता है। पीएफआरडीए यानी डी उत्तर सही है इसका, पीएफआरडीए करता है। सेबी नहीं करता, आरबीआई भी नहीं करता और आईआरडीएआई भी नहीं करता। अगला है कि 1916 में पूना शाखा का होम रूल लीग किस नेता ने स्थापित किया था? तो पूना शाखा का जो होम रूल लीग था वो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था, ठीक है। सी उत्तर सही है। नहीं बीपी चंद्र पाल भी नहीं थे, गोखले भी नहीं थे, ठीक है। तो 71वें का सी उत्तर सही है। होम रूल लीग जो था उन्होंने स्थापित किया था। और 1916 में जो अडयार था, अडयार में जो होम रूल लीग चलाया जा रहा था उसमें जो था वो एनी बेसेंट उसकी अग्रदूत थी, ठीक है। और ये दोनों लोग होम रूल लीग जो है, ये दोनों लोगों ने डोमिनियन स्टेट के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत में के स्वशासन की मांग कर रहे थे, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लोकपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में जो लोकपाल होता है उसके बारे में क्या सही है, यही बात बतानी है हम, ठीक है। तो लोकपाल बिना किसी अपवाद के सभी विषयों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है, ठीक है। तो सही कथन पूछा है, तो ये थोड़ा सा मामला नहीं सही लग रहा है। बी है लोकपाल अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे न्यायपालिका से होने चाहिए। तो ये बात सही लग रहा है। तीसरा, लोकपाल किसी न्यायालय का संदर्भ लिए बिना सीधे दंड आरोपित करने का अधिकार रखता है। तो ऐसा अधिकार नहीं रखता है, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 बना था उसके अंतर्गत बताया गया था कि लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा और 8 अधिकतम सदस्य होंगे उसमें, जिसमें से कम जो आधे हैं न्यायपालिका से होने चाहिए, ठीक है। लोकपाल जो है एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, ठीक है। और यह प्रधानमंत्री के विरुद्ध सभी विषयों की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि विदेश नीति और सुरक्षा जैसे विषयों पर से मुक्त बनाया गया है पीएम को, ठीक है। विदेशी मामला हो और आंतरिक सुरक्षा का हवाला देके प्रधानमंत्री जो है लोकपाल से बच सकते हैं, ठीक है। तो इसका सी उत्तर सही दिया हुआ है, बाकी 3 गलत दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि यूपी वन्यजीव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यूपी वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है क्या ठीक है। तो पहला है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा और 12 सिंहा दलदली हिरन पाए जाते हैं। तो ये बात सही है। तो एक सींग वाला गेंडा को पुनर्प्रवेशित किया गया है इसमें, और 12 सिंगा और दलदली हिरन भी इसमें पाए जाते हैं, ये सही है। दूसरा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का ही भाग है, ये बात भी सही है, सी उत्तर इसका सही है, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ पिलर एडिक्ट जो है मुख्यतः किन विषयों से संबंधित है? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म में जो दीक्षित होना जो था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म दीक्षित होना, ये जो है सारनाथ का स्तंभ लेख है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का विवरण मिलता है यहाँ पे। बौद्ध संघ में विभेद और अनुशासनात्मक उपाय जो था इसमें बताया गया है। और पशुओं और वनों के लिए कल्याणकारी उपाय के बारे में इसमें बातचीत की गई है।
इसमें सी वाला सही है कि बौद्ध धर्म में विभेद और अनुशासनात्मक उपाय जो है इसमें बताए गए हैं। तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ लेख है वो बौद्ध संघ में विभेद, ठीक है, और अनुशासनात्मक उपायों से संबंधित है। और इसमें ये बताया गया कि अशोक इसमें निर्देश देता है कि जो भिक्षु और भिक्षुणियां संघ में विभाजन पैदा करें उन्हें निष्कासित किया जाए। यह शिलालेख से भिन्न है जो अन्य, जिसमें धर्मांतरण और कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। ठीक है, यह शिलालेखों से भिन्न है अन्य से। ठीक है, तो याद रखिएगा सी उत्तर इसका सही है। अगला है कि भारतीय मानसून के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंचता है। ये बात सही है, 1 जून के आसपास पहुंचता है, ये ठीक। दूसरा है कि उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का प्रमुख वर्षा काल होता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का प्रमुख वर्षा काल है, ये बात सही है। तीसरा है पश्चिमी घाट पवनमुखी पश्चिमी ढलान पर भारी पर्वतीय वर्षा होती है, तो ये बात सही है। तो इसी एक ही मैप में तीनों चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ये जो मैप है भारत का, आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो जो मानसून उत्तर पूर्वी मानसून आता है वो इधर से आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून करते हैं। और ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश करने के लिए इसको बारिश करता है, भारी बारिश करता है। और जो कह रहा है 1 जून तक जो है केरल तट पे मानसून टकरा जाता है, तो यहीं पे टकराता है, केरल तट पे टकराता है 1 जून तक, ये बात भी सही है। और इस चूंकि ये पहाड़ है, ऊंचाई है यहाँ पे पहाड़ों की पश्चिमी घाट में, तो क्या होता है कि जो पर्वतीय वर्षा इसी साइड होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड में ही काफ़ी भारी बारिश होती है। इधर जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, जो कि तीसरा बात जो लिखा हुआ है यही बात है। ठीक है, इसीलिए तीनों ही कथन इसमें सही दिए हुए हैं, इसका डी उत्तर जो है सही दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकसित भारत एट 2047 पहल भारत के लिए कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य रखती है। तो विकसित भारत 2047 पहला पहल जो है भारत के लिए कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना। दूसरा है स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना। 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और तीसरा है जीवाश्म ईंधन से पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो क्या करना है इसमें ये बताना है आपको। 76 नंबर का जो बी वाला उत्तर है कि स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना इनका लक्ष्य है। ठीक है, अगला है 77 नंबर का राज्यपाल के बारे में क्या सही है। तो राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है ये बात बतानी है। तो राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। राज्यपाल का चुनाव जो होता है राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा नहीं होता है, गलत है। राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की सहमति के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तीसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल का विवेकाधिकार डिस्क्रिशनरी पावर पूर्ण एब्सोल्यूट है और किसी न्यायालय में इससे चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी बात गलत है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो तीनों ही गलत दिया हुआ है, डी उत्तर सही है। तीनों ही बात इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है राज्यपाल का चुनाव जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, कोई चुनाव नहीं होता है इसका। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे होता है, न कि केवल प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरी बात है कि जो राज्य मंत्रिमंडल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल का विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न कि पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, याद रखिएगा। अगला है 78 नंबर का कि गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में गांधी जी का दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। पहला गलत है, पहला आंदोलन था, ठीक है, फर्स्ट था भारत में। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, न कि दूसरा था। अगला खिलाफत आंदोलन ऑटोमन खलीफा के पद के लिए शुरू किया गया था, ये बात भी सही है। खिलाफत आंदोलन जो है ऑटोमन साम्राज्य जो वर्तमान में आप इस्तांबुल वगैरह देखते हैं, ठीक है, तुर्की देखते हैं, वो वाला क्षेत्र में था।
और उसी के खलीफा के पद के लिए जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो था, मित्र राष्ट्रों द्वारा जो खलीफा को सही से उसके साथ व्यवहार करने की बात की गई थी और बाद में सही व्यवहार नहीं किया गया था, उसी के लिए कारण जो है ये हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो केवल दूसरा इसमें सही है और पहला गलत है, तो गलत ही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, यानी ये उत्तर इसमें सही है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रसाद के सिद्धांत, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रसाद के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है, इसको किस तरह से वर्णित किया जाता है, इसके बारे में बात करनी है। तो पहला है, संसद किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण को साधारण बहुमत द्वारा अपनी इच्छा अनुसार हटा सकती है। दूसरा है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, जो उन्हें वापस बुला सकती है। तीसरा है, असैनिक सेवक या सिविल सर्वेंट राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु उनका निष्कासन अनुच्छेद 311 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का पालन करके ही होना चाहिए। डी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सदाचरण गुड बिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? तो सी वाला ही सत्य है कि असैनिक जो सेवक होते हैं, जिसमें सिविल सर्वेंट आते हैं, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु उनका जो निष्कासन होता है वो 311 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो सी उत्तर सही है। अगला, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संगठन है, और उसका मुख्यालय कहाँ पे है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो संगठन और उसका मुख्यालय के बारे में बताना है। तो कह रहे हैं इसमें कि जो एरिना है या अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, उसका अबू धाबी यूएई में इसका मुख्यालय है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है आईएसए का गुरुग्राम भारत में मुख्यालय, ये भी बात सही है। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठन सीडीआरआई का जो अ, मुख्यालय है वो नई दिल्ली भारत में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। तो चारों ही कथन इसमें सही दिए हुए हैं, चारों ही सही सुमेलित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा इसको। अगला है कि जो साइट्स है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए साइट्स है, वन्य जीव और वनस्पति की संकटाग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साइट्स के बारे में पहला दिया है कि साइट्स साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध प्रजातियों का सभी व्यावसायिक व्यापार सख्ती से प्रतिबंधित बनाया गया है। तो ये बात सही है। दूसरा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। ये भी बात सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान के वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो साइट्स में परिशिष्ट वन में रखे गए हैं। तीसरा, हिम तेंदुआ साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये भी बात सही है। सभी कथन इसमें सही दिए हुए, डी उत्तर इसका सही है। ठीक है, सभी कथन सही दिए हुए। अगला है, प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सही है? ठीक है, तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 में प्रयागराज कुंभ मेला का समय किस खगोलीय घटना को से निर्धारित किया गया था? पहला, कुंभ राशि में शनि और मेष राशि में सूर्य का स्थान। ठीक है, दूसरा है, वृषभ राशि में बृहस्पति, मकर राशि में सूर्य का स्थान। तो ये बी वाला था इसमें। ठीक है, बी वाला उत्तर इसका सही है कि प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसमें बृहस्पति के वृषभ राशि के प्रवेश करने तथा सूर्य व चंद्रमा के मकर राशि में रहने से निर्धारित होता है। हिंदू खगोलीय परंपरा के अनुसार यह विशेष ग्रह योग जो है कुंभ मेला के शुभारंभ काल को चिन्हित करता है। महाकुंभ 2025 बृहस्पति के इसी 12 वर्षीय चक्र के कारण 12 वर्षों के अंतराल के बाद जो है आया था, इसी वजह से इतना भयंकर वहां पे भीड़ लगी हुई थी। बी उत्तर इसका सही है। अगला है कि दिवालिया ऋण शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो है रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किसके द्वारा जो है, किस अधिनियम द्वारा जो है आईबीसी 2016 को रिप्लेस किया गया? इसने किसको रिप्लेस किया ये पूछ रहा है। तो कंपनी अधिनियम 2013, तो कंपनी 2013 को नहीं किया था, ये गलत है। यस आई सी ए या ऋण औद्योगिक कंपनी अधिनियम और सरफासी अधिनियम ये भी नहीं है। सरफासी अधिनियम और कंपनी अधिनियम ये भी नहीं है। डी इसका सही उत्तर है कि सीका
जो कि है रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम और प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम और प्रांतीय दिवालिया अधिनियम को इसने प्रतिस्थापित किया था। तो डी उत्तर इसका सही है। तो जो आईबीसी 2016 ने कई पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित किया, जिसमें डी में दिया हुआ सीका और प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम और प्रांतीय दिवालिया अधिनियम इसमें शामिल है। ठीक है, डी उत्तर सही है। इन्हीं के स्थान पर जो है एक ही बन गया था, आईबीसी 2016 बन गया था। ठीक है, अगला गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किस शहर में हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका बी उत्तर सही है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो यूएसए में है। यूएसए का एक राज्य है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सोहन सिंह बखाना या सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने, ये भारतीय प्रवासी थे उस समय पे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी था, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने, और यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के जो प्रशांत तट पर रहने वाले भारतीयों पर आधारित था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कैग के बारे में क्या सही दिया हुआ है? तो पहला है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और 148 में कैग के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 148 में 148। अगला है कि कैग भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा व्यय का लेखा परीक्षण या ऑडिट करता है। तीसरा है, संघ के लेखाओं पर कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं राष्ट्रपति। तीनों ही कथन सही दिया है, डी उत्तर सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नदी है और अपवाह तंत्र है, और बताना है क्या सही सुमेलित है इसमें। ठीक है, कौन जो है सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो लूनी नदी दिया है अरब सागर, तो लूनी नदी जो है अरब सागर में नहीं बहती है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान, जो हमारा मरुस्थल है, उसी में समाहित हो जाती है। ठीक है, राजस्थान के उसमें एक बनास नदी आती है, बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है लूनी नदी, तो अरब सागर में नहीं गिरती, गलत है। बनास नदी जो है अरब सागर में जाती है, ये बात सही है। और चंबल नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी बात सही है। तो केवल जो है पहला ही गड़बड़ है, यानी सी उत्तर इसका सही है। सी में का गलत बता दिए क्या? गड़बड़ हो गया। तो लूनी नदी कहाँ बचे? लूनी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, पहला सही है। लूनी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में ही जाती है। बाकी बनास नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती। जो बनास नदी है चंबल नदी में मिलती है। बनास जो है चंबल में मिल जाती है, बनास चंबल में मिलती है, और चंबल जो है गंगा में मिलती है। ठीक है, दूसरा गलत हो गया है, तीसरा इसका सही है। तो एक और तीन सही है, यानी बी उत्तर इसका सही है। ठीक है, मगर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल दूसरा सही नहीं है, यानी ए है उसका उत्तर। बी उत्तर नहीं, ए उत्तर सही है, क्योंकि सही नहीं है पूछा है हमसे। केवल दो वाला सही नहीं, बनास नदी अरब सागर में नहीं गिरती, चंबल नदी से मिलती है। 87 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में कम प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो पहला सत्य है। कारण है कि पश्चिमी तट अधिकतम एक निम्नजित तट है जो सुगम और सीधा है, जबकि पूर्वी तट एक उभरा है तट है जहाँ नदी डेल्टा के कारण उथला जल गहरे जलयानों के लिए उपयुक्त है। तो जो सैलो वाटर होता है वो गहरे जलयानों के लिए उपयुक्त नहीं होता, ये गलत है। तो केवल एक ही सत्य है, सी उत्तर इसका सही है। केवल एक ही सत्य है और दूसरा गलत है इसमें। ठीक है, तो अभिकथन है कि पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में कम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, किंतु आर जैसा कहा गया है वैसा सही नहीं है। पश्चिमी तट जो है रिया तट या निम्नजित तट है, वास्तव में अधिक अनियमित और इंडेटेड है। ये जैसे इस तरह से, इस तरीके से है पश्चिमी घाट टूटा फूटा इस तरह से प्राकृतिक खाड़ियां और नहरें बनाती हैं। वहीं पूर्वी तट पर बड़े नदी डेल्टा हैं और उथले और गाद भरे जल बनाते हैं, जो गहरे जहाजों के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, यहाँ अनुपयुक्त है।
ठीक है, अनुपयुक्त है, तो इसमें उल्टा दे दिया है। पश्चिमी तट पर अधिकतर एक निम्नलिखित तट है जो सुगम और सीधा है। ठीक है, सुगम और सीधा नहीं है, जबकि पूर्वी तट एक उभरा तट है जहाँ नदी डेल्टा के कारण उथला जल गहरे जलयानों के लिए अनुपयुक्त है। ये सुगम और सीधा नहीं है, यहाँ पे गलत है, सुगम और सीधा नहीं है। ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया, सुगम और सीधा नहीं है, यहीं से मामला गलत हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो सी उत्तर सही है। अगला 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? तो इसका उद्देश्य है कि जनपद मुख्यालयों पर ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ये उत्तर सही है, सब कोचिंग करवाना है अभ्युदय योजना का। अगला है कि यूपी पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही है। तो यूपी पंचायती राज के बारे में, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो सही है। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी है। दोनों कथन सही है, सी उत्तर सही है। अगला है कि रक्त मस्तिष्क अवरोधक बीबीबी जो होता है, बीबीबी या ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, कार्य सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसके लिए सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो बीबीबी मस्तिष्क की मोटी बाहरी झिल्ली है जो किसी भी पदार्थ को मस्तिष्क में प्रवेश से रोकती है, तो ये नहीं सही है। बीबीबी मस्तिष्क की एक कोशिका को अस्तरित करने वाली विशेष अंतः अस्तकला कोशिका के द्वारा निर्मित एक चयनात्मक पारगम्य अवरोधक है जो पोषक तत्वों को प्रवेश देता है किंतु अधिकांश औषधियाँ को अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो बी वाला जो है थोड़ा सही लग रहा है। सी है बीबीबी मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क मस्तिष्क मेरु द्रव की एक परत है जो पीएच को नियंत्रित करता है, तो ये सही नहीं है। खोपड़ी या स्कल्प जो है, स्कल जो है मेनिनजेस को सामूहिक रूप से कहा जाता है, तो ये भी गलत है। बी वाला ही सही इसमें सही दिया हुआ है, बी उत्तर सत्य है इसका। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। तो पहला है कि इकोटोन दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है, तो ये बात सही है। दूसरा है इसका क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है, तो इसका क्षेत्र जो है सदैव विस्तृत होता है, क्या ये बात सही है? तो बहुत छोटा होता है, इसका क्षेत्र जो है बहुत छोटा होता है, विस्तृत नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए दूसरा गलत हो गया, तो बी वाला गलत है। गलत पूछा है, बी असत्य है, केवल एक ही सत्य है इसमें, तो बी उत्तर सही हो गया। अगला है एल्गल ब्लूम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो एल्गल ब्लूम क्या होता है? तो न्यूट्रिशन की अधिकता किसी भी वाटर बॉडी में हो जाती है तो वहाँ पे एल्गी जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और 1-2 दिन में पूरे तालाब को वो घेर लेते हैं, छेक लेते हैं, तो उसी को एल्गी ब्लूम कहते हैं। ठीक है, तो झीलों के सांद्रण से है, न्यूट्रिफिकेशन से है, मत्स्य पालन से है और नाइट्रिफिकेशन से है। एक न्यूट्रोफिकेशन है, एक नाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो है यूट्रोफिकेशन संबंधित है, यूट्रोफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन संबंधित नहीं है, यूट्रोफिकेशन संबंधित है। तो जल निकायों में जो पादप प्लवकों और शैवालों की बहुत अधिकता अचानक से वृद्धि हो जाती है और पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम कहते हैं या एल्गल ब्लूम कहा जाता है। यह वृद्धि जलीय निकायों में जो अपशिष्ट हैं, उर्वरक हैं, न्यूट्रिशन है, उसकी जब अधिकता हो जाती है तो उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें बीओडी बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ जाती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो आंदोलन दिया है और क्षेत्र दिया है। शांति घाटी, नर्मदा बचाओ, चिपको और पिक्को, कौन सा आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो शांति घाटी केरल का है या इसको साइलेंट वैली कहते हैं। नर्मदा बचाओ जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात का है। चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड का है और अपिक्को आंदोलन कर्नाटक का है। तो 2-1-4-3 सही है इसका, यानी ये उत्तर सही है। 2-1-4-3 यानी ये उत्तर सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वान समझौता है, बासिल है, रोटरडैम है।
तो कौन सा है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में बार बार। ये जो है आपका वान कन्वेंशन है, बी उत्तर सही है। तो 1979 का, 1997 का वान कन्वेंशन, वान समझौता जो है संबंधित है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो बी उत्तर इसका सही दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय या एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो हुआ था 97 में, भी ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1981 में हुआ था, ठीक है, ये भी सही है। रियो 20 जो है एजेंडा 21, तो रियो 20 का आयोजन जो है 2012 में हुआ था और रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें एक घोषणा जो है पत्र जारी हुआ था, द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक जारी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो एजेंडा 21 इससे संबंधित नहीं था। एजेंडा 21 जो था 92 वाले संबंधित था, रियो डी जेनेरियो वाले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित था एजेंडा 21, ठीक है। तो डी वाला गड़बड़ है इसमें, तो डी उत्तर सही है इसका, यही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला है कि शब्द एरोजेल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी देखा जाता है समाचारों में, तो इसका क्या मतलब है, ये किससे संबंधित है। तो प्रदूषण नियंत्रण से, इंसुलेशन से, पुरातत्व से, कृषि क्षेत्र से, तो इंसुलेशन से संबंधित है, बी उत्तर सही है। तो भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान परिषद जो इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजोल विकसित की है, जिसे फ्रोजन स्मोक या ब्लू एयर भी कहा जाता है। यह वास्तव में ठोस है, लेकिन इसकी जटिल मैट्रिक्स के भीतर 99% जो है हवा भरी हुई है, ठीक है। यह यह इसे कई अद्वितीय गुण देता है, जिसमें अविश्वसनीय रूप से हल्का और एक महान थर्मल इंसुलेटर इसको बनाता है। बी उत्तर इसका सही दिया हुआ है, थर्मल इंसुलेटर। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है किसका मात्रक क्या है। तो मूल राशि है, उसका मात्रक दिया हुआ है। तो ज्योति तीव्रता का किसका मात्रक है, तो कैंडिला का है इसका मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। ताप का मात्रक क्या है, ताप का मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और द्रव्यमान का मान किलोग्राम है। तो 4 1 2 3 सही है, 4 1 2 3, बी उत्तर सही है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना, भूख लगना आदि को नियंत्रित होता है। तो प्यास लगना, भूख आदि जो है किस दिमाग के किस भाग से जो नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस है वो, बी उत्तर सही है, हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और अग्र मस्तिष्क जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। तो जो हाइपोथैलेमस है हमारी भावनाओं को, प्यास लगना, थकान होना, नींद आना, पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट भरना आदि को नियंत्रण करने का काम करता है। 99 में क्वेश्चन है कि मोलस्का संघ के जीवों व कवकों का अध्ययन किसमें होता है। तो मैकोलॉजी है या मैलेकोलॉजी है, नियोनेटोलॉजी है और एंटोमोनोलॉजी है। तो बी उत्तर सही है। तो मोलस्क संघ के जीवों व कवकों या कवचों, कवक ने कवचों के अध्ययन जो है मैलोकोलॉजी में होता है, यानी बी उत्तर इसका सही है, मैलोकोलॉजी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संक्रामक रोग है और जीवाणु है। तो हैजा होता है ट्रोपोनीमा पैलिडम से। काले खांसी होता है, किससे होता है ये बताना है, इसको मिलान कराना है कौन सा जो है सही है। तो पहला हैजा किससे होता है, तो ब्रीबियो कोलेरी से होता है हैजा, ठीक है, 3 हो गया। काली खांसी किससे होता है भैया, तो होमोफिलस पर्ट्यूसिस से होता है, 2 हो गया। गोनेरिया किससे होता है, गनोरिया, तो गोनोरिया जो होता है निसेरिया गोनोरिया से होता है, ठीक है। सिफिलिस किससे होता है, तो सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडियम से होता है सिफिलिस, ये हो गया। तो 3 2 4 1 सही है सर, 3 2 4 1 यानी ये उत्तर सही है।
101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है? तो एल्बिडो के बारे में बात कर रहा है। तो कौन जो है कम प्रकाश को परिवर्तित करता है? गारे, महासागर, प्रवाल, रेतीले मरुस्थल, हिमटोपियां। सर्वाधिक हिमटोपियां हैं और सबसे कम जो है गहरे महासागर। ये उत्तर सही है, गहरे महासागर। तो सूर्य तब का तात्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है, या उसको हम कहते हैं एल्बिडो। तो धवलता निम्न कारणों में से प्रभावित होता है। तो धरातल की विषमता से, पथरीली विषम विषम धरातल से, हिम आवरण और बलुई रेतीली जमाव से, जल राशियों की गहराई से जो है डिफाइन होता है ये। धरातल की विषमता जहाँ होती है, यानी धरातल जितना अधिक ऊंचा होता है या नीचा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, धवलता उतनी ही कम होती है। पथरीली विषम धरातलता कुछ ही किरणों को परावर्तित कर हो पाती है इससे। पथरी और इसमें हिम आवरण और बलुई रेतीली जमाव जो है सतह की विषमता को कम करने के लिए धवलता का मान बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये जो इसका ए वाला उत्तर सही है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कारण है कि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग ज्यादा है। तो कौन सा सही है इसमें? पहला सही है। तो याद रखना कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि चंद्रमा पर जो पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग अधिक है, जिससे के कारण भी वहां से वो पलायन कर जाते हैं। तो जो पलायन वेग रहता है 11.2 शायद है मीटर पर सेकेंड है पृथ्वी का, और इसका जो है पलायन वेग चंद्रमा का बहुत कम है। इसीलिए जो वहाँ की गैस हैं वो पलायन वेग कर जाती हैं, या वहाँ से पलायन कर जाती हैं या उड़ जाती हैं वहाँ से। क्यों उड़ जाती हैं? तो कारण इसमें चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है थोड़ा कम है, इस वजह से इनका जो है काम खत्म हो जाता है गैसों का। गैस वहाँ से रुकती ही नहीं है। पृथ्वी पर गैस के रुकने का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ का पलायन वेग, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है रुकी हुई हैं, बंधी हुई हैं भारत उसमें, पृथ्वी के वातावरण में। ठीक है, तो ये उत्तर सही है इसका। अगला है दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर है। ठीक है, ये उत्तर सही है, लैक्टोमीटर या ब्यूटीरोमीटर है। ब्यूटूरोमीटर से मापा जाता है, ब्यू से सही है। वसा की मात्रा मापा जाता है ब्यूटूरोमीटर से, और दुग्ध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दूध की शुद्धता। ठीक है, तो इसका बी उत्तर सही है, बी वाला। अगला है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दूरदृष्टि दोष जिसको होता है उसके बारे में क्या सही दिया हुआ है ये बताना है हमको तो पहला है कि व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति जो है, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूसरा, लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है इसमें, तो ये भी सही है। तीसरा है निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन बन जाता है। तो निकट से जो पिंडों का प्रतिबिंब है रेटिना के आगे नहीं बनता। ठीक है, तीसरा गलत है। बाकी इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। तो इसका सी उत्तर सही है, 1 2 4 सही है, बाकी तीसरा वाला इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दूर दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, दूर के पिंड स्पष्ट दिखाई देते हैं परंतु नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। यह दोष जो है आँख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण जो है, या कार्निया के अधिक समतल होने के कारण ये उत्पन्न होता है, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जो है यूज किया जाता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे न बनकर उसके पीछे बनता है, जैसा कि तीसरा में दिया हुआ है आगे बनता है, यहाँ पीछे बनता है, इसीलिए गलत है ये। सी उत्तर सही है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है मानव में ठीक है, 65% ऑक्सीजन है। इसके बाद 18% कार्बन है, फिर से हाइड्रोजन 9.5% है, फिर नाइट्रोजन 3.2% है। तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है, फिर कार्बन है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो डी उत्तर सही है, ऑक्सीजन सर्वाधिक है।
तो डी उत्तर सही हो गया, इसका याद रखिएगा। अगला 106 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए विधि अधिकतम कितने दिन तक परिवर्तनीय रह सकती है। तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में जो संसद ने विधि बनाई है वो कब तक जो है रह सकती है। तो 6 माह, 1 वर्ष, 6 सप्ताह, 5 वर्ष। तो 1 वर्ष रह सकती है, ये उत्तर सही है, 1 वर्ष रह सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा इसे प्रत्येक बार 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। ठीक, राज्यसभा के अंदर है। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था। तो अखिल भारतीय सेवा को समाप्ति करने के लिए राजमन्नार आयोग ने बोला था, सी उत्तर सही है। मन्नार आयोग 1969 में ही बोल दिया था कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, उसकी सिफारिश की थी। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और 1971 में अपना प्रतिपादन सरकार को सौंपा और उसने कहा कि जो सिविल सर्विस की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसको समाप्त कर देना चाहिए। अगला है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वित्त आयोग के बारे में बताना क्या सही है। पहला कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल है। से दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो ये बात सही है। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है, राष्ट्रपति तो नहीं करता। ठीक है, सदस्य होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार जो है दिया है। संसद ये कर सकता है, संसद। सी उत्तर इसका सही है, सी वाला उत्तर सही दिया है। अगला है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा। तो 3 वर्ष होगा और 70 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकते हैं, यानी डी उत्तर सही है। ठीक है, तो संशोधन 2019 में हुआ था और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो है वो कार्यकाल रह सकता है उनका। अगला, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है। तो लघुकरण, विराम, प्रविलंबन और परिहार। तो परिहार है, प्रतिलंबन है, क्या है बताइए। परिहार है, डी उत्तर सही है, परिहार है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है और उस शक्ति में, क्षमादान शक्ति में क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंबन है, ये सब सम्मिलित है। जब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम की जाती है तो उसे परिहार कहा जाता है, जबकि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना लघुकरण कहलाता है। डी उत्तर इसका सही है। तो इसमें क्या क्या है, जो दंड की प्रकृति है उसको चेंज नहीं किया जाता है परिहार में, मगर दंड की अवधि को कम कर दी जाती है। डी उत्तर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का का जो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है वो, जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखने जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और समुद्र का गहरा नीला रंग। तो डी उत्तर सही है। समुद्र का गहरा नीला रंग जो है वो जो है स्कैटरिंग कारण होता है, स्कैटरिंग, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है, समुद्र का गहरा नल स्कैटरिंग कारण दिखाई देता है। अगला है
112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो लाभ हमको बताना है, क्या लाभ है इसका। ठीक है, पहला कि यह बहुत बहुमत के शासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ऐसा नहीं करता है। स्थिर सरकार बनाए रखने में कारगर होता है, तो ये भी नहीं है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, तो ये सी वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या करता है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को ये सुनिश्चित करता है, यही सी वाला सही है। और लिखा है बहुसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। तो जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा, जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यकों को भी वो ध्यान में रखेगा। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पे विचार करना है। तो कह रहा है ग्रेट साल्ट लेक जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा कि एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सत्य कथन को इसमें हमको पहचानना है। तो पहला असत्य है इसमें। ठीक है, तो ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, पूर्वी भाग में नहीं है, ये पश्चिमी भाग में है। ठीक है, पश्चिमी भाग में। ठीक है, याद रखिए, गलत है ये। बाकी एरिजोना तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध एक यूएसए का क्षेत्र है, यूएसए अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केवल कथन सत्य पूछा है, तो केवल दूसरा ही सत्य है, यानी बी उत्तर इसका सही है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन कौन करता है? तो समुद्री जलधाराएं, ज्वार-भाटा, लहरें, इनमें से कोई नहीं। तो लहरें सर्वाधिक करती हैं, क्योंकि लहरें हमेशा आती हैं। समुद्री जलधाराओं का जो रूट है ये फिक्स है, रूट फिक्स है इसका। ठीक है, मगर जो लहरें हैं वो लगातार आती रहती हैं, तो ये जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो उत्तरदायी तो सभी हैं, समुद्री जलधाराएं भी कटाव करती हैं, ज्वार भाटा भी कटाव करता है, मगर पूछा है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं, तो सर्वाधिक इसमें जो है लहरें हैं। ठीक है, तो समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा है, ये सभी जो है तटीय अपरदन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन सर्वाधिक लहरें हैं, यानी सी उत्तर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है कि द्वीप समूह जो बोर्नियो है पर कौन सा देश अवस्थित नहीं है। तो बोर्नियो द्वीप कौन सा नहीं है? तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, सिंगापुर है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो सिंगापुर नहीं है, ये डी उत्तर सही है। बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनोई है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखेंगे स्थित है ये बोर्नियो द्वीप। ठीक है, और बोर्नियो द्वीप समूह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह राजनीतिक रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई में ये विभाजित है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, सिंगापुर नहीं मामला है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। तो जो लोकल विंड होती हैं, जैसे लू वगैरह चलती है हमारे देश में, उनकी उत्पत्ति के लिए क्या उत्तरदायी हैं? तो पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ, मरुस्थल। तो इसमें आप समझेंगे तो इसमें सभी उत्तरदायी हैं, डी उत्तर सही है। स्थलीय पवनों की उत्पत्ति के लिए पर्वतों के ऊपरी भाग। तो पर्वतों के ऊपरी भाग कैसे? तो पर्वतों के शिखरी भाग से नीचे भागों में, घाटियों में, जो घाटियाँ होती हैं तुलनात्मक रूप से ठंडी होती हैं एवं गर्म होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऊपर से नीचे हवाएं या नीचे से ऊपर हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो पर्वतों के शिखरी भाग, निचले भाग जो घाटी होती है, की तुलना में शीघ्रता से ठंडे एवं गर्म होते हैं। तो उसके ठंडे और गर्म होने से जो हवाएं हैं कभी ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे आती हैं। ठीक है, उसके अलावा तटीय भूमियाँ जो होती हैं, तो तटीय भूमियाँ जो तापमान जिसमें आसपास के समुद्री जल की तुलना में शीघ्रता से बदलता रहता है, इसमें दिन में आपको समुद्र से अधिक गर्म हो सकती हैं और रात्रि में समुद्र से अधिक ठंडी हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ पे स्थलीय समीर और समुद्री समीर नाम की दो स्थलीय जो लोकल विंड हैं वो चलती रहती हैं। मरुभूमि में लू जैसे देखेंगे, लू ये क्या होता है? तो लू भी मरुस्थल के निकटवर्ती क्षेत्र की तुलना में जो मरुस्थल होता है वो तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा भी होता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंस के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, तो गर्म स्थानीय पवनें चलती हैं, जैसे लू थार के मरुस्थल में चलती है। ब्रिक फिल्टर जो है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे चलती है। तो ये उदाहरण है उसके। ठीक है, तो डी उत्तर इसका सही है। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के समूह को उत्तर से दक्षिण क्रम में दिए गए कूट की सहायता से व्यवस्थित करना है। तो इथोपिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, सोमालिया है। तो हमको दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, ये सब बताना है हमको। तो सबसे पहले सबसे उत्तर में सूडान देखेंगे आप, है सूडान है सबसे उत्तर में। क्या है? तो सूडान आएगा। ठीक है, सूडान यानी 3 हो जाएगा, सबसे उत्तर में 3 आएगा।
सूडान के बाद में आता है आपका इथोपिया, एक आएगा। फिर आता है आपका नाइजीरिया, फिर सोमालिया आता है। ठीक है, नाइजीरिया आएगा इसमें, फिर सोमालिया आएगा। 3 1 2 4 सही है, यानी सी उत्तर इसका सही है। 3 2 1 3 1 2 4। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो सूची 1 में सूची 2 दिया है, तो एस्तोनिया है, सर्बिया है, स्वीडन है, मोन्टेनेग्रो है। सूची 2 में दिया है बाल्टिक राज्य है, बाल्कन राज्य है, स्कैंडिनेवियन राज्य है और पूर्वी यूगोस्लावियन राज्य है। तो कौन किस राज्य से संबंधित है? तो स्वीडन को अगर आप बात करेंगे तो ये स्कैंडिनेवियन राज्य है स्वीडन। ठीक है, तीसरे का 3 हो जाएगा। ठीक, इस्तोनिया किस किस राज्य? तो इस्तोनिया जो है बाल्टिक राज्य है, पहला हो जाएगा। सर्बिया बाल्कन देश है। ठीक है, और मोन्टेनेग्रो जो है पूर्वी यूगोस्लावियन राज्य है। तो ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। 1 2 3 4 यानी बी उत्तर इसका सही दिया हुआ है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि, ठीक है, तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो क्या ये बात सही है? असत्य है। लैंडफॉल जो है द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है ये। ठीक है, सबसे उत्तरी है, पहला गलत हो गया। दूसरा है कोको जलमार्ग, उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो कोको जलमार्ग जो है म्यांमार को के कोको द्वीप से अलग करता है। तो ये सही है, बी उत्तर सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ परियोजना दी हुई है और नदी दी हुई है। तो सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी, भीमा परियोजना, उकाई परियोजना। तो कौन सी किस नदी पे अवस्थित है? तो उकाई परियोजना को सभी लोग जानते हैं कि ताप्ती नदी पे अवस्थित है। तो 4 हो जाएगा। भीमा परियोजना जो है पवना नदी पे है, 3 हो गया। बाकी सतलज नदी सतलज परियोजना जो है चेनाब नदी पे 2 हो गया। और सरहिंद परियोजना जो है सतलज नदी पे 1 हो गया। तो ये भी 1 2 3 4 ही है, यानी बी उत्तर इसका सही दिया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है यूपी पीसीएस के। अगला 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? तो नागिन झील जो है उत्तराखंड में बता रहा है। तो नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में नहीं है, J&K में है। तो पहला ही गलत है। बाकी पिछौला झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लुनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, ए वाला ही गड़बड़ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अगला है दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम क्या है? आपको दिल्ली से टोक्यो जाना है तो किन किन हवाई अड्डों से होके जाना होगा, इसका सही क्रम जो है क्या है? तो आप दिल्ली से चलेंगे तो सबसे पहले बैंकॉक जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली से आप जो है बैंकॉक गए। ठीक, बैंकॉक से आपको हनोई हनोई जाना पड़ेगा। हनोई किस देश की राजधानी है? तो हनोई वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम जाना पड़ेगा। बैंकॉक से वियतनाम जाएंगे और वियतनाम से जो है आप हांगकांग जाएंगे और हांगकांग से आप जो है ताइवान जाएंगे। ठीक है, ताइपे। तो सही क्रम इसका है कि बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, हांगकांग, ताइपे फिर जाना होगा। ठीक है, तो दिल्ली से टोक्यो जापान तक हवाई यात्रा में हवाई अड्डों का जो सही क्रम है, कौन कौन आएगा? सबसे पहले बैंकॉक आएगा, थाईलैंड आएगा, फिर हनोई आएगा, 4 आएगा, फिर हांगकांग आएगा, 2 आएगा, फिर एक एक आएगा। तो 3 4 2 1 सही है। 3 4 2 1, डी उत्तर इसका सही है। ठीक है, तो इस तरह के हवाई अड्डे से होकर आपको गुजरना होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है प्रलय के बारे में? तो यह स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मिसाइल है। तो ये सही है, अर्ध बैलिस्टिक है। दूसरा है कि यह लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट का प्रयोग करती है। तो लिक्विड प्रोपेलेंट का प्रयोग नहीं करती, सॉलिड प्रोपेलेंट या ठोस प्रणोदक का यूज होता है इसमें। ठोस प्रणोदक का यूज होता है। तीसरा एक उड़ान कक्षा या ट्रेजेक्ट्री शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा अवरोधन या इंटरसेप्शन को कठिन बना देती है। तो ये सही है। तो दूसरा गलत है इसमें, 1 3 इसका सही आंसर है, यानी सी उत्तर सही है इसका। ठीक है, सी वाला सही है, याद रखेंगे। तो ये जो है 150 से 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह वाली मिसाइल है और प्रलय ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है, द्रव प्रणोदक का नहीं। ठीक है, इसके भंडारण और त्वरित प्रक्षेपण की सुविधा है होती है
और टर्मिनल चरण में उड़ने योग्य जो है कक्षा शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा अवरोधन को उल्लेखनीय रूप से कठिन बना देती है। मतलब इसको थोड़ा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है देशों के लिए, शत्रु देशों के लिए। अगला है भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो गिग गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन जो है सही दिया है। तो पहला गिग गिग कर्मी पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करते हैं, तो ये सही है। जैसे गिग वर्कर में आप देखेंगे तो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, मिनट, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको गिग वर्कर की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है प्लेटफॉर्म कर्मी एक समय में अनिवार्य रूप से केवल एक ही डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो जो है दो डिलीवरी के लिए भी काम कर सकते हैं, कई के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म कर्मी अक्सर एक साथ कई प्लेटफार्मों के लिए काम करते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं होते ये लोग। अगला है कि एल्गोरिदम प्रबंधन कार्य आवंटन और प्रोत्साहन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एल्गोरिदम जो होती है वो ऐसा करती है, ये बात सही है। तो 1-3 इसका सही आंसर है बी वाला, बाकी दूसरा गलत है। प्लेटफॉर्मी जो है मल्टीपल कंपनियों से जुड़ के कमाना या अपनी कमाई करते हैं, ठीक है। अगला है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है। तो डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है भाई, तो रक्षा मंत्री करते हैं। सी उत्तर सही है इसका, प्रधानमंत्री नहीं, चीफ डिफेंस स्टाफ भी नहीं, राष्ट्रीय सलाहकार भी नहीं। सी उत्तर से रक्षा मंत्री जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो चेयर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। अगला है CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रस्तुत नीति साधन है। तो विश्व व्यापार संगठन, UNFCCC, यूरोपियन यूनियन और आर्थिक सहयोग OECD। तो यूरोपियन यूनियन का है ये, ठीक है। सी उत्तर सही है इसका, यूरोपियन यूनियन का है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ का ये नीति है, 2023 में इसको लागू किया गया था और इसे कमजोर जलवायु नीतियों वाले देशों से EU या यूरोपियन यूनियन को होने वाले आयात पर कार्बन मूल्य लगाकर उससे उसके लिए बनाया गया है कि अगर कोई भी हल्की टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को नुकसान करने वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई अगर सामान बनाता है, उसको उसका अगर हमारे देश में आयात होता है तो हम क्या करेंगे, उस पर जो है कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो कार्बन रिसाव है, कार्बन लीकेज है, उसको रोकना है और यूरोपीय उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। क्योंकि जो लोग कार्बन को कम उत्सर्जित करके मजबूत टेक्नोलॉजी और हैवी टेक्नोलॉजी का यूज करके जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा लगेगा, और वहीं पे जो लोग तकनीक का यूज करके कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन करके कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो कम होगी, तो सामान के प्राइस में जो है बदलाव आ जाएगा। इसीलिए से यूरोपियन यूनियन ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए और कार्बन लीकेज को कम करने के लिए ये जो है CBAM जो है लगाया है, ठीक है। तो EU उत्सर्जन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बन लागत का सामना करता है, ठीक है। तो सी उत्तर इसका सही है। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम्म, निर्यात संवर्धन मिशन EPM जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है उसके बारे में क्या सही है। तो पहला है कि इसका उद्देश्य कई खंडित निर्यात संवर्धन योजनाओं को एक एकीकृत परिणाम आधारित तंत्र में प्रतिस्थापित करना है, तो ये पहला सही है। दूसरा कि यह केवल वस्तु निर्यात पर केंद्रित है और सेवाओं को बाहर रखा गया है, तो सेवाओं को बीच में शामिल किया गया है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। तीसरा है इसे निर्यात में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रणालियों के रूप में बनाया गया है। तो 1-3 इसका सही है, बाकी दूसरा गलत हो गया है, तो बी उत्तर इसका सत्य दिया हुआ है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य फोकस निम्न में से कौन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का आयात, सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना और केवल अर्धचालक अनुसंधान संस्थाओं का विकास करना। तो कौन सा इसमें बात सही है वही बताना है, ठीक है। तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक पारिस्थितिकी तंत्र में सुदृढ़ बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का फोकस एरिया है, ठीक है। सी उत्तर इसका सही है, याद रखेंगे। अगला है 129 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षा पोत समुद्र प्रताप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय तटरक्षक पोत जो है समुद्र प्रताप, उसके बारे में क्या सही है। तो पहला है कि यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से
अविकल्पित प्रदूषक नियंत्रक पोत पीसीबी है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा है कि इसे जनवरी 2026 में कोच्चि में कमीशन किया गया था, तो दूसरा इसमें गलत दिया है। ठीक है, इसे 2026 में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया था, जिसे भारत की समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमता इसमें सुदृढ़ हुई है। केवल एक ही सत्य है, दूसरा गलत है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने स्टार्टअप के लिए अपने वित्त पोषण मानदंडों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है? तो DSIR वित्त पोषण के पात्र होने से पहले स्टार्टअप को कम से कम 5 वर्ष का परिचालन पूरा करना होगा। ये सही नहीं है। दूसरा है कि DSIR सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप की न्यूनतम 3 वर्ष की अस्तित्व या एग्जिस्टेंस की आवश्यकता को हटा दिया है। तो एग्जिस्टेंस की आवश्यकता को हटा दिया, याद रखें। तो DSIR द्वारा प्रस्तुत जो मुख्य सुधार था कि वित्त पोषण सहायता के पात्र होने के लिए जो स्टार्टअप को 3 वर्ष का अस्तित्व में रहना आवश्यक था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके बदलाव में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को भी सहायता देने के लिए इसमें रखा गया है। तो DSIR से सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब जो है सहायता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनके पास आशाजनक नवाचार हो। ठीक, जो पहले बाहर थे वो अब इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो इसका बी उत्तर सही है, बाकी सब सही नहीं है। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के संचालित ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में क्या सही है? तो पहला कि अभियान में उत्तरी अमेरिका वेनेजुएला में समन्वित वायु और थल हमले शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। अभियान का प्राथमिक उद्देश्य जुआन गुआइडो को राष्ट्रपति स्थापित करने हेतु शासन परिवर्तित करना था। ये तीसरा नहीं है, 1-2 इसका सही आंसर है। ए ही उत्तर सही है इसका। ठीक है, तो इसका जो कारण था इसमें कि यह अभियान मुख्यतः मादुरो के शासन की कथित मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता को लक्षित एक नशा विरोधी ऑपरेशन था, न कि जुआन गुआइडो को राष्ट्रपति जो है बनाने का। ठीक है, तो याद रखना है, ये उत्तर सही है। नशा मुक्ति के लिए जो नशा विरोधी ऑपरेशन था ये। अगला, हिंदू कुश हिमालय HKH क्षेत्र में जलवायु वित्त पर ICIMOD रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि HKH क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष लगभग USD 768.7 बिलियन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सही है। तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु वित्त रिपोर्ट के संदर्भ में पहला जो है कि जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए इस क्षेत्र को लगभग इतना पैसे की $1 बिलियन की आवश्यकता होगी। दूसरा कि भारत में हिमालय क्षेत्र के लिए वार्षिक जलवायु वित्त आवश्यकता लगभग $1.2 बिलियन है, सॉरी 1.0102 बिलियन की आंकी गई है। तीसरा, चीन की जलवायु आवश्यकता भारत से कम है क्योंकि उसके हिमालय के संपर्क कम है, तो ये तीसरा गलत है इसमें। ठीक है, ये उत्तर सही है। चीन की आवश्यकता ज़्यादा है हमसे, क्योंकि उस चीन की जलवायु की आवश्यकता भारत से अधिक है, उसके व्यापक हिमालय और पठार क्षेत्र के कारण ऐसा है। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो कृषि उत्पादक और वन और आवरण के आधार पर नहीं, प्रजातीय स्थानिकता और आवास क्षति की मात्रा पे। ठीक है, तो ये बी वाला सही है। प्रजाति की स्थानिकता होनी चाहिए और आवास की उनकी क्षति हो जानी चाहिए, तो इस आधार पे हम उसको हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखते हैं। तो कम से कम वहाँ पे वनस्पति का कम से कम 70% खो दिया हो। ठीक है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान जो दो मानदंडों पे होती है। एक, उच्च प्रजाति स्थानिकता, स्पेसीज इंडेमिक होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात वो पृथ्वी पे कहीं नहीं पाई जाती हों, वहीं पे पाई जाती हों। और दूसरा है कि हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ हो, अपने मूल प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% खो दिए हों, तो वो जो आएगा आपका वो जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है। नॉर्मन मायर्स ने मूलतः यह अवधारणा विकसित की है
और कन्वेंशनल इंटरनेशनल जो CI है ने इसे औपचारिक रूप दिया है। तो इसका बी उत्तर सही है, याद रखिएगा। प्राथमिक प्रजाति, स्थानिकता और आवास की क्षति। अगला कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भू राजनीतिक आर्थिक टकराव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही है। तो पहला है कि इनमें भू राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों जैसे आर्थिक साधनों का उपयोग शामिल है। ठीक है। दूसरा है कि यह अल्पकालिक अवधि 2026 से 28 में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम के रूप में उभरा है। तीसरा है यह मुख्य रूप से पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये तीसरा गलत है, एक दो ही इसमें सही है। ठीक है। तो इसकी यह मुख्य रूप से जो है भू राजनीतिक आर्थिक टकराव का मुख्य कारण है। राजनीतिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा है इसमें, पर्यावरण सीधे तौर पे नहीं है इसमें। ठीक है। पर्यावरणीय जोखिम महत्वपूर्ण है मगर सीधे तौर पे नहीं है, तो इसका ए उत्तर ही सत्य है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन के लिए BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो किसे इंगित करता है भाई? तो BF विश्व चैंपियन से भी ऊंचे दर्जे का सर्वोच्च BWF आयोजन नहीं। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर सर्किट में एक शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंट है जो विजेता को 750 रैंकिंग अंक प्रदान करता है। यह सुपर 1000 श्रेणी के बाद का सर्वोच्च है। ठीक है। 1000 श्रेणी के बाद सर्वोच्च है, तो बी उत्तर इसका सही है, बी ही सत्य है इसमें। बाकी ये भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है। 750 जो रैंकिंग अंक प्रदान करता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन कह रहा है कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2026 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें भू राजनीतिक तनावों के प्रति आगाह करते हुए वैश्विक विकास अनुमानों में मामूली ऊर्ध्वगामी संशोधन किया है। दूसरा कारण है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत निवेश और अनुकूल वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों ने ऊर्ध्वगामी संशोधन का आधार बताया, जिससे भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न नकारात्मक जोखिम को आंशिक रूप से संतुलित किया है। तो कौन सा इसका सही है, यही बताना है। तो इसका जो है डी उत्तर सही है, 1 और 8 दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो जब भी इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर पैसेज दे दे या फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन दे दे तो दोनों ही कथन सही होता है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, दिमाग मत दौड़ाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला है कि असंगठित क्षेत्र जिसकी सांख्यिकी मंत्रालय मोस्पी द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, सामान्यतः उद्योगों की किस श्रेणी को निर्दिष्ट करता है? तो असंगठित क्षेत्र जहाँ पे देखेंगे तो जो डेली लेबर हैं, डेली वेज वाले लेबर हैं, वर्कर हैं, ठीक है, जो घर वगैरह बनाते हैं, ठीक, तो वो सब आते हैं इसमें, याद रखिएगा इसको। असंगठित क्षेत्र या यूनियन कॉरपोरेटेड जो सेक्टर होता है उसके बारे में, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। इसमें आप देखेंगे तो घरेलू उद्यम में फुटकर व्यापारी हैं, कारीगर हैं, पथ विक्रेता हैं, अनौपचारिक सेवा प्रदाता हैं, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। तो इसका जो है पहला कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो अभी तक किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो ये नहीं है। दूसरा कि वे उद्यमी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है और सामान्यतः औपचारिक विनियामक ढांचे के बाहर संचालित होते हैं। इसमें घरेलू उद्यम, फुटकर व्यापारी और अनौपचारिक सेवा प्रदाता इसमें सम्मिलित हैं। तो बी वाला उत्तर ही सही है इसमें। वे सभी फर्में जिनका वार्षिक कारोबार GST पंजीकरण की सीमा 40 लाख रुपए से नीचे है, ये सब भी नहीं है, कोई नहीं है इसमें, बी वाला ही सही है। 138 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि आर्थिक सर्वेक्षण परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत होता है। दूसरा है कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, सी उत्तर सही है। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुत के एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसको तैयार कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक अफेयर वाले भाई साहब, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इसको करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आर्थिक रिपोर्ट है और उसका प्रकाशन कौन करता है, ये जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक दिया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है विश्व बैंक द्वारा जारी होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विश्व बैंक नहीं जारी करता है, इसको आईएमएफ जारी करता है, आईएमएफ। पहला गलत है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है, ये सही है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार जारी करता है, सही है। कौन सा सही नहीं, तो पहला ही सिर्फ सही नहीं है, ये उत्तर सही है। अगला 40 नंबर का भारतीय सेना दिवस 2026 का थीम क्या था? तो भारतीय सेना दिवस 2026 का थीम था नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीयता का वर्ष। इसका बी उत्तर सही है। 15 जनवरी 2026 को मनाया जाता है ये। 15 जनवरी 2026 को मनाया जाता है और इसका बी उत्तर सही है, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीयता का वर्ष। अगला है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या सही है ये बताना है हमको। पहला, गणतंत्र दिवस 2026 परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम थीम के अंतर्गत आयोजित किया गया, पहला सही है। दूसरा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लायन थे। यह यूरोप से बाहर ऐसी किसी आयोजन की ईयू की पहली भागीदारी थी। ये दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, ये उत्तर सही है, पहली भागीदारी थी ईयू की, ठीक है। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस तिथि को किस ऐतिहासिक घटना का स्मरण किया जाता है? तो इसी तिथि को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी, तो ये उत्तर ही सही है इसका। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापसी हुई थी, उसी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि 143 नंबर का कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये उत्तर सही है। ये तीनों सही नहीं है, बाकी पहला ही सही है इसका, ए वाला। पृथ्वी विभाग मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विभाग कार्य करता है। अगला है 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित 6,950 करोड़ रुपए से अधिक इस परियोजना के मार्ग में नागांव, कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट जिला आते हैं, पहला सही है। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा जानवरों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करेगा। तो दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, डी उत्तर सही है, दोनों कथन सही, ठीक है। अगला है कि जनवरी 2026 में नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? किस केंद्रीय मंत्री ने किया था भाई? तो जीतन राम मांझी ने, सूक्ष्म और लघु एमएसएमई मंत्री थे, इन्होंने किया है, ये उत्तर सही है। अगला है कि जनवरी 2026 में एल्बिट सिस्टम, तो एल्बिट सिस्टम के सहयोग भारतीय सेना द्वारा आपातकालीन खरीद के लिए हस्तांतरित सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली भारत की पहली स्वदेशी ड्रोन रोधी लेजर हथियार प्रणाली है। तो भारत स्वदेशी नहीं है, जब खरीदा गया तो स्वदेशी नहीं है। बिंदु रक्षा पॉइंट डिफेंस के लिए एक लघु दूरी सतह से वायु मिसाइल प्रणाली है, तो भी सही नहीं। 5 किलोमीटर की सीमा पर तोपखाना सहायता के लिए एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये भी नहीं है। डी सही है कि भारत की पहली स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो 150 किलोमीटर से और 300 किलोमीटर की दूरी पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है, उसी को एल्बिट सिस्टम सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली को संदर्भित या वर्णित करता है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में आयोजित आईसीसी वनडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का संयुक्त रूप से आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका, केनिया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यह है जिम्बाब्वे और नामीबिया में, सी उत्तर सही है, जिम्बाब्वे नामीबिया में। अगला है कि यूएनएफसीसीसी, आईपीसीसी, आईएसए जैसे संगठनों के अमेरिका के हटने की संभावना निम्नलिखित में से किन परिणामों की ओर अग्रसर होती है? तो पहला है वैश्विक जलवायु शासन तंत्रों की विश्वसनीयता में कमी, भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की नेतृत्वकारी जो
भूमिका में वृद्धि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का तत्काल विघटन, ये विघटन नहीं तत्काल, ठीक है। तो 1-2 सही है इसमें, ए वाला उत्तर सही है। तो वैश्विक जलवायु शासन तंत्रों की विश्वसनीयता में कमी आ रही है जब से अमेरिका वहाँ से हट रहा है, और भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की नेतृत्व भूमिका में वृद्धि हो रही है इसमें। 2 परिणाम इसमें समझ में आ रहे हैं। अगला है 149 नंबर का कि सड़क निर्माण के लिए हाल ही में विकसित बायो बिटुमिन मुख्यतः किससे उत्पादित किया जाता है? तो बायो बिटुमिन जो है किससे बन रहा है? तो बायो बिटुमिन जो है वो कृषि अवशेषों और जैव कच्चे माल से बन रहा है। ये उत्तर सही है। कच्चे तेल से नहीं बन रहा है, कोल टार और पेट्रोलियम कोक से नहीं बन रहा है, और प्राकृतिक गैस से नहीं बन रहा है, ठीक है। बी उत्तर इसका सही है। अगला, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले का विभाग यूएन देशा के बारे में निम्न में से क्या कथन सही है? तो यूएन देशा के बारे में क्या सही है, इसी के बारे में बात करनी है। तो पहला है, ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अंग है, तो हाँ अंग है। ये सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी का संस्थागत केंद्र है, तो ये भी सही है। यह इकोसॉक और संयुक्त राष्ट्र महासभा को सचिवालय सहायता प्रदान करता है, तो ये भी करता है। तीनों ही कथन ये करता है, डी उत्तर इसका सही है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हमने इसको देखा है। तो ये सेकेंड पार्ट में हमने पूरा टेस्ट नंबर 12 अध्याय ऐसा खत्म कर दिया है। अगर ये टेस्ट आपको सही लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।